बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जिंदगी जिंदाबाद। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। कि दादाजी उदास बैठे थे, हालांकि वो सफल बिजनेसमैन थे और परिवार भी भरा पूरा था। उनके बच्चों ने उनका उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि बचपन में वो दुनिया बदलने के मंसूबे बनाते थे। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे वो समझते गए कि देश या दुनिया बदलना तो क्या, वो तो खुद अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बदल पाए। और इस उम्र में जाकर उन्हें एहसास हुआ है कि उन्हें किसी दूसरे को नहीं बल्कि खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर वो ऐसा करते तो उनके आसपास रहने वाले लोग उनसे इंस्पायर होकर वही बदलाव खुद में भी लाते जो उन दादाजी में आया होता। दादाजी की बात सुनकर बच्चे ने शंका जाहिर की कि दादाजी आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, आप बदलें या ना बदलें, आपको देखकर कोई दूसरा क्यों बदलेगा। तो दादाजी ने उस बच्चे की शंका का समाधान करते हुए कहा, हम सब हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ प्रेरणा लेते हैं, कोई इंस्पिरेशन लेते हैं। हम सब का कोई ना कोई रोल मॉडल होता ही है, कोई हीरो होता है, कोई आदर्श व्यक्ति होता है और हम उस जैसा बनना चाहते हैं। ये एक नेचुरल बात है। अगर मैं इस छोटी सी बात को पहले समझ पाता तो शायद मैं ज्यादा खुश होता, शायद क्या जरूर ही ज्यादा खुश होता। दादाजी ने कुछ उदासी भरे स्वर में कहा। मैं अपने पड़ोसी रमेश जी को देखता हूँ, मेरी ही उम्र के हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। किसी की बात का बुरा नहीं मानते। किसी ने कुछ गलत कह दिया तो बड़े मीठे शब्दों में जवाब देते हैं। उनका परिवार ही नहीं, आसपास के लोग भी उनसे कितना प्रेम करते हैं। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। वो हमारे जैसे अमीर नहीं हैं, पर लोग उनके पास बैठना पसंद करते हैं। मेरे पास तो वही आता है जिसे पैसे की जरूरत होती है। ये कहते कहते दादाजी की आंखें नम हो गईं और वो धीरे से बोले, बच्चों तुम मेरे जैसी गलती मत करना। कुछ और बदलने की कोशिश न करना, बस खुद को बदलना, बाकी सब अपने आप बदलता चला जाएगा। वो इतना कह ही रहे थे कि तभी उनके वही पड़ोसी दोस्त रमेश जी वहां आ गए। सभी बच्चे उन्हें छोटे दादाजी कहकर बुलाते थे। इतने बच्चों को इकट्ठा देखकर वो एकदम खुश हो गए। उन्हें यूं आया देखकर बच्चे भी खुश हो गए। और अब बच्चों ने अगला सवाल उनसे किया, छोटे दादाजी अभी आप ही की बात हो रही थी और दादाजी आपकी प्रशंसा कर रहे थे। दादाजी ने सच ही कहा है कि लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं। आप हमें इसका सीक्रेट बताइए। रमेश जी मुस्कुराए और बोले, दो बातें ऐसी हैं जो सच हैं, सब पर लागू होती हैं और सब उनसे फायदा उठा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारी महंगी चीजों से, महल जैसे बड़े और शानदार घर से, बड़ी गाड़ी से या हमारे ब्रांडेड कपड़े देखकर कोई हमसे इम्प्रेस नहीं होता। लोग देखते हैं, उनकी आंखें हैरानी से और प्रशंसा से फैलती हैं, पर वो उस चीज की प्रशंसा होती है, हमारी नहीं। जब आप किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं तो विचार यही आता है कि काश आपके पास भी वैसी गाड़ी होती। गाड़ी के अंदर कौन बैठा है आप उसकी परवाह नहीं करते, उसकी ओर देखते भी नहीं। लोग आपको नहीं देखते, आपकी गाड़ी को देखते हैं।
जबकि आप इस गलतफहमी में या खुशफहमी में रहते हैं कि लोग आपको देख रहे हैं। इसके बजाय जब आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की हिम्मत बनाते हैं, किसी के काम आते हैं, तो आप रिश्ते बनाते हैं, तब लोग आपको पहचानते हैं। इसी एक फर्क को समझ लें तो दुनिया बदल जाती है। दूसरी बात है कि ये दुनिया हर रोज बदल रही है, नई तकनीक आ रही है, नए आविष्कार हो रहे हैं, काम करने का ढंग बदल रहा है। इसलिए हमें हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। नया सीखेंगे तो ही नया कर पाएंगे और दुनिया के साथ चल पाएंगे, वरना पीछे रह जाएंगे। तो मैं तो इस बात का कायल हूं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। ये सच है कि हम सभी में दुनिया बदलने की ताकत है, पर इसकी शुरुआत खुद से होती है। कुछ और बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होता है, खुद को तैयार करना होता है, अपनी योग्यता बढ़ानी होती है, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक पॉजिटिव बनाना पड़ता है, अपने साहस को फौलाद करना होता है, और तभी हम वो बदलाव लाने के काबिल हो पाते हैं जो हम सचमुच लाना चाहते हैं। इसी बात को महात्मा गांधी ने बड़े असरदार ढंग से कहा है, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। यानी खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अब आते हैं अगली बात पर। जब मैं कहता हूं कि सीखना बंद तो जीतना बंद, तो इसका एक गहरा मतलब है। उसे समझे बिना हम शायद ये नहीं समझ सकते कि मैं बार बार नया सीखने पर जोर क्यों देता हूं। इंडिया जब फ्री हुआ तो देश में कुछ ही लोग अमीर थे, बाकी लोग वर्कर थे, उनके पास साधन सीमित थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, इनकम लिमिटेड थी, पर फायदा ये था कि इच्छाएं भी लिमिटेड थी। जीवन सादा था, दिखावा बिल्कुल नहीं था, और शादी ब्याह जैसे फंक्शन में पूरा गांव या पूरा मोहल्ला हाथ बटाता था। लोगों को पैदल चलने और ताजा बना हुआ खाना खाने की आदत थी। आम घरों में फ्रिज बहुत बाद में आए। कस्बों का जीवन भी गांव के जीवन जैसा ही था। फर्क सिर्फ ये था कि कस्बे के बाजार बड़े होते थे, वहां सिनेमा हॉल और स्कूल कॉलेज भी थे, पर गांव हो, कस्बा हो या शहर, जीवन आराम से गुजरता था। आजादी के बाद से सन 70 तक लगभग ऐसा ही हाल था। सन 70 के बाद, 70s के बाद सिचुएशन में कुछ चेंज हुआ, एजुकेशन बढ़ी, जॉब बढ़े और मिडिल क्लास की इनकम बढ़ने लगी। उसके बावजूद भी लोगों की इनकम में बहुत बड़ा फर्क नहीं था। सन 70 के बाद, 70s के बाद अमीरों की इनकम में इजाफा ज्यादा तेजी से बढ़ा। उनकी गाड़ियां ज्यादा बड़ी हो गई, घर बड़े हो गए, बच्चों की पढ़ाई फॉरेन कंट्रीज में होने लगी। पर असली फर्क आया 90 के दशक के बाद, 90 वाले डिकेड के बाद, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने देश के, और एफडीआई के लिए दरवाजे खोले गए और देश में लिबरलाइजेशन की कल्चर की शुरुआत हुई। इसका असर जब शुरू हुआ तो बहुत गहरा हुआ। विदेशी कंपनियों का माल इंडिया में आना शुरू हो गया, चीजों की क्वालिटी का बदलाव समझ में आया, हायर टेक्निक से हमारा सामना हुआ। विदेशी कंपनियों के आने से जॉब भी बढ़े, सैलरी लेवल भी बढ़े, और बड़ी तेजी से बढ़े। पर जिस फर्क की बात करने के लिए मैंने इतना कुछ बताया है, वो ये है कि सीनियर लेवल के लोगों की तनख्वाह बेतहाशा बढ़ी, जबकि जूनियर लेवल के लोगों की तनख्वाह बहुत धीरे धीरे और बहुत कम बढ़ी। कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने और प्रॉफिटेबल बनाए रखने की जिम्मेदारी सीनियर लोगों पर होती है। उनके बिना कंपनी नहीं चलती, इसलिए
कंपनियां सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय की सैलरी और फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए मजबूर होती हैं, जबकि जूनियर लोगों की कंट्रीब्यूशन कम मानी जाती है, इसलिए उनकी सैलरी कम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जॉब में हैं और सीनियर पोजीशन में नहीं हैं तो आपकी तरक्की धीमी होगी। अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पर हैं तो आपकी तरक्की के तेजी से होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम समय के मुताबिक अपना हुनर बढ़ाते रहें, स्किल सेट बढ़ाते रहें, नई चीज़ें सीखते रहें, नया ज्ञान देते रहें, वरना हम पिछड़ जाएंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़ते चले जाएंगे। मोटे तौर पर इसे यूं समझिए कि अगर मेरी सैलरी 25,000 रुपये महीना है तो अगले जंप के बाद मुझे 30,000 मिलने लगेंगे। लेकिन अगर मेरी सैलरी 2 लाख रुपए महीना है तो हो सकता है कि जंप के बाद मेरी सैलरी 2.5 लाख रुपए हो जाए। तरक्की का ये फर्क बहुत बड़ा फर्क है। इससे बचने का तरीका एक ही है और वो है अपना ज्ञान बढ़ाना, हुनर बढ़ाना, स्किल सेट बढ़ाना, नई चीजें सीखना और लगातार सीखते रहना। मिडिल क्लास की इनकम बढ़ने के साथ साथ एक चेंज और आया और वो चेंज था कि लोन लेना आसान हो गया, इजी हो गया। कंपनियों ने अपना माल बेचने के लिए फाइनेंसर्स से टाई अप किया, बैंक भी लिबरल हो गए और चीजें इंस्टॉलमेंट्स पर मिलनी शुरू हो गई। जो टीवी, फ्रिज, कार या मकान पहले मेरे लिए सपना था वो यकायक मेरी पहुंच में आ गया, मेरी अप्रोच में आ गया। अपना हाथ जगन्नाथ का ये चक्कर चला तो मिडिल क्लास ने लोन लेकर सुख सुविधा की चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। लाइफस्टाइल बदला, नजरिया बदला, समाज में खुलापन आया, महिलाओं की आवाजाही बढ़ी। पर जब रिसेशन आई तो कईयों के लिए वो तबाही का मंजर था। इस एक पॉइंट को समझ लेंगे तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम उठाना आसान हो जाएगा। लोन लेना जब आसान हो गया और इंटरेस्ट के रेट भी घटे तो अमीर लोगों ने, रिच क्लास के लोगों ने, अल्ट्रा रिच क्लास के लोगों ने, जिनके पास पहले से सारी फैसिलिटीज थी, उन्होंने भी खूब लोन लिए। पर उन्होंने लोन लेकर नई फैक्ट्रियां लगाई, नए बिजनेस खोले, जबकि मिडिल क्लास के ज्यादातर लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने बड़ी कार ली, बड़ा घर लिया या फिर लोन लेकर छुट्टियां मनाने सिंगापुर चले गए। इस फर्क को समझिए। अमीरों ने लोन लिया बिजनेस बढ़ाने के लिए, जिससे उनका बिजनेस बढ़ा तो इनकम और ज्यादा बढ़ गई, जबकि मिडिल क्लास के ज्यादातर लोगों ने लोन लिया लग्जरी के लिए, सुख सुविधा इकट्ठी करने के लिए। लेकिन जब रिसेशन आई तो लाखों की तादाद में नौकरियां चली गई, लोग अचानक सड़क पर आ गए और ईएमआई गले की फांस बन गई। कोविड के दौरान अब फिर एक बार ऐसा ही हुआ है। लोगों की नौकरियां गई हैं, बिजनेस बंद हुए हैं और बेतहाशा बढ़े हुए खर्च ने सारा बजट बिगाड़ दिया है। तो सबक ये है कि जिंदगी का मजा लीजिए, जरूरी हो तो लोन भी लीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि कोई मुसीबत आए तो लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मुसीबत आए तो आपके पास इतनी सी सेविंग हो कि आप अपनी उस सेविंग से मुसीबत का मुकाबला कर सकें। मैं नहीं, इसलिए किसी की बराबरी करने के लिए अपना खर्च मत बढ़ाइए। अपनी टोटल इनकम का हिसाब रखिए, टोटल खर्च का हिसाब लगाइए और कम से कम 6 महीने के खर्च का पैसा बैंक में रखिए, लिक्विड। खड़े पैर आप कोई शेयर प्रॉफिट में नहीं बेच सकते, प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, सोना भी खरीदा होगा तो बेचते वक्त बहुत दुख होगा। पर अगर घर में पैसा है, लिक्विड मनी है, तो बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। किसी की नकल मत कीजिए, जेलसी के कारण अपना नुकसान मत कीजिए, खर्च कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, पर पैसा उड़ाने की आदत के शिकार मत बनिए। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा रहे,
जोखिम बस इतना ही लेना चाहिए, बड़े लाभ के लालच से बचकर इस संयम के साथ चलेंगे तो कभी भी पछताने की नौबत नहीं आएगी। हेरा फेरी के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हर तरह के जोखिम में इतना सा संयम जरूर रखिए। पैसे का आज का आखिरी नुक्ता ये है कि अगर आप नौकरी में हैं और बिजनेस में आना चाहते हैं तो सेफेस्ट तरीका ये है कि पहले उस बिजनेस की बारीकियों को समझिए। माल कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, उससे भी बड़ा क्यों बिकेगा, कौन खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, इन सब बातों की जानकारी इकट्ठी कीजिए। एम्प्लॉय कहाँ से मिलेंगे, कितने में मिलेंगे, आपके पास क्यों आना चाहेंगे, ऑफिस कहाँ होगा, कितना बड़ा होगा, ऑफिस के बाकी खर्च क्या क्या होंगे, इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना बिजनेस शुरू कर लेना सुसाइड के बराबर है। सुविधा हो तो पहले एकदम से नौकरी ना छोड़ें, पार्ट टाइम बिजनेस करें, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और ग्राहक की सेटिस्फेक्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। अपनी खरीद को सस्ता बनाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करें। शुरू में बहुत सी परेशानियां होंगी, झटके लगेंगे, लोग अचानक नौकरी छोड़ जाएंगे, आपको बैकअप का इंतजाम रखना है। जब बिजनेस ब्रेक इवन पर आ जाए, यानी आपको बिजनेस में घाटा ना हो रहा हो, तो आप बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, बिजनेस को और भी बढ़ा सकती हैं। जब ये पोजीशन आ जाए कि आपके घर के खर्च के बराबर इनकम होने लग गई, प्रॉफिट होने लग गया, तब आप जॉब छोड़ सकते हैं और पूरी तरह से बिजनेस में आ सकते हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं जॉब फ्रीडम स्टेज, यानी आप जॉब छोड़ भी दें तो भी आप इनकम के लिहाज से घाटे में नहीं हैं। जब इनकम इतनी हो जाए जितनी आपकी सैलरी थी, तो हम उसको इनकम फ्रीडम की स्टेज मानते हैं, यानी हमारी टोटल इनकम नहीं घटी और जब हम इससे भी आगे निकलकर इतना प्रॉफिट कमाने लग जाएं कि किसी नए वेंचर के बारे में सोचना शुरू कर सकें, तो वह फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज है। गांठ में पैसा हो तो अभी नबी संभालना आसान हो जाता है, इसलिए पैसे की इंपॉर्टेंस को कम करके मत आंकिए। हम गृहस्थ लोग हैं, साधु संत नहीं हैं, रिश्तेदारी है, बच्चे हैं, खुद की जिंदगी है। पैसा तो चाहिए ही, पर पैसे के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि पैसा ही हमारी तकलीफों का कारण ना बन जाए, पैसे का अहंकार ना आ जाए, अकड़ ना आ जाए, लोगों से हम रिश्ते खराब ना करने शुरू कर दें। हमारे पैसे के कारण हमारे दोस्त बनने वाले लोग ऐसे होंगे जिनको हमसे कोई ना कोई लालच होगा, लेकिन अगर हम किसी के काम आते हैं, किसी का दुख दूर करते हैं, मुसीबत में साथ देते हैं, तो जो रिश्ता बनता है उसकी मिठास ही अलग है। इम्प्रेस करना छोड़िए, इंस्पायर करना शुरू कीजिए। बस इतनी सी बात का ध्यान रखेंगे तो जीवन में खुशियां होंगी और जिंदगी हमेशा जिंदाबाद ही रहेगी। मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया।